नमस्कार, मैं हूं गीता ठाकुर। आप देख रहे हैं नेशन स्पीक। उत्तर प्रदेश की घोसी विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी के विधायक दारा सिंह चौहान के इस्तीफा देने के बाद खाली हुई है। दारा सिंह ने सपा छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर ली थी और अब वो भाजपा के टिकट पर ही दोबारा से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके खिलाफ समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सुधाकर सिंह और कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां समर्थन दे रही हैं। यानी गठबंधन बनने के बाद ये पहली विधानसभा सीट है जहां पर इंडिया गठबंधन एक साथ देखने को मिल रहा है। और इसीलिए एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा राज्य जहां पर काफी सारी विधानसभा सीटें हैं, या यूं कहूं कि सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें हैं, वहां पर एक साथ सभी की नजर इस सीट पर आ जाती है। क्या समीकरण है, ये जानने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अगर विपक्षी गठबंधन समर्थन देने के लिए एक ही प्रत्याशी उतारता है और दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी एक भी प्रत्याशी नहीं उतारती है, तो ऐसे में क्या ये समीकरण है, ये भी जानने के लिए हमारे साथ नेशन स्पीक्स के ग्रुप एडिटर रोहित खन्ना मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। सर, जिस तरीके से समीकरण की बात करें, एक सीट जिस पर इस वक्त सबकी नजरें टिकी है, सबसे महत्वपूर्ण ये सीट बन जाती है, क्या कारण है सर इसके? जी, महत्वपूर्ण सीट बन जाती है क्योंकि एक तो सीधी बात ये है कि ये दोनों ही पार्टियों के लिए जो गठबंधन देश में मुख्य अभी एनडीए और इंडिया, उनकी ये पहली लड़ाई है। क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है और कांग्रेस और जो लेफ्ट है वो यहाँ पर सपोर्ट कर रही है एसपी के उम्मीदवार को। और घोसी का इसलिए भी जिक्र बहुत ज्यादा हो रहा है क्योंकि यहाँ पर एसपी और बीजेपी दोनों का बड़ा जोर लगा हुआ है। ये प्रतिष्ठा की सीट ये भी बन गई है क्योंकि एक मैसेज यहाँ से भी जाएगा कि इंडिया एनडीए की लड़ाई में कौन जीत रहा है। ऊपर से वहां पे बीजेपी जो है वो सत्ता में भी है। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की ये मऊ जिले की जो घोसी विधानसभा सीट है, इस उपचुनाव का बीजेपी सरकार पर कोई असर तो नहीं पड़ेगा क्योंकि 403 संसदीय सदन में बहुमत प्राप्त है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका परिणाम महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यह अगले साल के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले है गीता। और ये भविष्य का संकेत भी देगा यहाँ से कि आप जो गठबंधन बनाने जा रहे हो उसका अभी क्या संकेत है, लोग क्या सोच रहे हैं उसके बारे में। जो घोसी विधानसभा उपचुनाव है उसमें कुल 10 उम्मीदवार हैं गीता। और हम जिक्र करेंगे कि बीएसपी की क्या स्ट्रेटेजी रही, उन्होंने उम्मीदवार नहीं उतारा। लेकिन अनुमान के मुताबिक यहाँ पर तकरीबन 4.5 लाख से ज्यादा, 4,38,000 के करीब मतदाता आप कह सकते हैं। और समीकरण यहाँ पे इसलिए इंटरेस्टिंग हो जाते हैं क्योंकि एक बड़ा तबका मुस्लिम है, यहाँ पर 90,000 वोटर है। दलित जो है वो 60,000 वोटर हैं और 77,000 अगड़ी जाति के हैं, जिनमें से 45,000 भूमिहार हैं और 16,000 राजपूत और 6,000 ब्राह्मण शामिल हैं। अब यूपी की बात हो रही है इसीलिए हमने इन समीकरण का बात किया क्योंकि यूपी में अक्सर कोई एमवाई कॉम्बिनेशन पे चुनाव लड़ता है, यानी कि मुस्लिम यादव कोई अपनी स्ट्रेटेजी से लड़ता है। लेकिन यहाँ पर जो जाति है वो हमेशा से यूपी में एक समीकरण रही है, इसलिए हम इसका जिक्र कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की जो घोसी विधानसभा सीट है, यहाँ से समाजवादी पार्टी पिछली बार जीती थी, विधायक थे उनके। लेकिन उन्होंने क्या किया, इस बार दारा सिंह चौहान ने इस्तीफा दे दिया और चले गए बीजेपी के साथ। सपा छोड़ के बीजेपी के साथ गए तो जाहिर सी बात है अब बीजेपी की तरफ से तो वही उम्मीदवार है, एनडीए की तरफ से कहा जा सकता है। और योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी की तरफ से पूरा यहाँ पे लीड किया है, पूरा जोर लगा दिया है। और दिलचस्प है कि जो अखिलेश यादव हैं वो यहाँ पर सिर्फ एक उन्होंने जो है वो रैली की है। और योगी आदित्यनाथ पिछली बार बीजेपी सरकार में, ये दारा सिंह पहले भी मंत्री रह चुके हैं और 2022 में वो इस्तीफा देकर सपा में गए थे और वापस अब घर वापसी हुई उनकी बीजेपी में और एक बार फिर से टिकट मिली है। ये सारी बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एक तो आपको समझ आ जाए कि वोटर क्या सोच रहा होगा कि वोटर ने अभी दारा सिंह चौहान को वोट तो किया था, जिताया भी था, लेकिन सपा की ओर से। अब वो शिफ्ट हुए हैं बीजेपी में। अब वो कितना वोट साथ में लेके आते हैं और बीजेपी यहाँ पे सत्ता में है उसका क्या फर्क पड़ता है, और जो अभी एनडीए वर्सेस इंडिया का समीकरण बन रहा है वो कितना प्रभावी रहता है। क्योंकि एक इसमें दिलचस्प बात ये भी है कि ओपी राजभर जो सुबह सपा के जो हैं अध्यक्ष हैं, उनका पूरा जोर यहाँ के लगा हुआ है क्योंकि ये उनके इलाके में से आता है और ये सपोर्ट वो बीजेपी को कर रहे हैं। पहले वो भी सपा के साथ चले गए थे, उनकी भी वापसी हुई है। और यही कारण है कि उनका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें वो अपने मतदाताओं से कह रहे हैं कि भाई अपने जो वर्कर वहां पे रैली में आए थे कि आप लोग ऐसे मत कीजिए, मुझे ऊपर से डांट पड़ती है। और वो वीडियो समाजवादी पार्टी ने काफी वायरल भी किया और जिसके बाद ये स्पष्टीकरण देना पड़ा उनके प्रवक्ता को, राजभर जी के,
कि ऐसा नहीं है, ये तो उन्होंने कुछ एक अपनी मर्जी से ऐसे वीडियो डाल दिया काट-छाट के, और वो तो वर्करों से सीधा बात कर रहे थे। तो ये सीट चर्चा का विषय है, प्रेशर है सब पे। तो घोसी विधानसभा जो सीट है, उसका जो देखिए कितना एकदम दिलचस्प, कितने दिन से वो मीडिया में छाया हुआ है ये मुद्दा। और समीकरण ऐसे बन रहे हैं कि पूरा जोर दोनों पार्टियों का लगा हुआ है, क्योंकि उनको समझ में आता है कि यहाँ से भी, जैसे हम बंगाल की बात कर रहे थे कि वहां से तो एक गलत मैसेज गया, अब यहाँ से तो जो मैसेज जाएगा वो ठीक है, लेकिन वो मैसेज कितना सार्थक है, कितनी धड़ल्ले से आप लड़ते हैं एक दूसरे के खिलाफ, और क्या वोट शेयर लेके जाते हैं। हालांकि मैंने बताया उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा सरकार की स्टेट पे, एक एमएलए से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, पर यहाँ पर फर्क ये पड़ेगा, दो चीजें देखेंगे। एक तो दारा सिंह चौहान ने जो डिसीजन लिया वो कितना सही था, लोगों उसको किस तरह से देख रहे हैं, और दूसरा एनडीए वर्सेस इंडिया, जो दोनों अपना अपना दावा जता रहे हैं, वो 2024 के लिए कौन कितना मजबूत है। जी सर, इसके साथ साथ जैसा कि आपने कहा कि ये सीट वो है जहां से गठबंधन का एक अच्छा मैसेज जा सकता है, लेकिन मैसेज कितना सार्थक है वो देखने लायक होगा। लेकिन यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी ने अपना कैंडिडेट उतारा ही नहीं है मैदान में, ये समीकरण कैसे है? जी, ये एक स्मार्ट मूव है। वो इसलिए स्मार्ट मूव है क्योंकि बहन जी जानती हैं कि अभी जो बीएसपी का कैडर है, जैसे विधानसभा में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए थे, अब घोसी सीट भी एसपी ने जीती थी, तो जाहिर सी बात है बीएसपी हारी ही होगी। अब यहाँ पे एक तीर से दो निशाने हैं। पहला तो देखिए, हम तो बीजेपी के खिलाफ हैं, इसलिए अपना उम्मीदवार ही नहीं उतारा हमने, ताकि वो ना जीत पाए। अब दूसरा, अगर वो उम्मीदवार उतारते और वो नहीं जीत पाता, तो क्या मैसेज जाता लोगों में, बीएसपी कमजोर है। देखिए अभी भी वो नहीं ठीक से कवर कर पाई, जीत जाता तो अलग बात थी। हम तो ये बात कर रहे हैं कि क्यों नहीं उतारा। तो एक तरह से उन्होंने एक तीर से दो निशाने लगा दिए। एक तो लोगों को या बाकी पार्टियों को ये असेसमेंट करने ही नहीं दी कि बीएसपी कहाँ स्टैंड कर रही है, और दूसरा उन्होंने अघोषित तौर पे, ठीक है जी हम अपना उम्मीदवार नहीं, अब वो बीएसपी का वोट कहाँ ट्रांसफर होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बीएसपी का जो भी वहां पे वोट होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि बीएसपी को एक बार यहाँ पर मुस्लिम और दलित वर्ग था उसका बहुत एक बार सहयोग रहा है यूपी में, और मुख्यमंत्री भी बनी मायावती, लेकिन पिछले कुछ समय से ऐसा नहीं हो रहा है। तो अब जो बीएसपी का वोट है वो किस तरफ ट्रांसफर होता है, इस पे भी सबकी नजरें रहेंगी। या वो एनडीए की तरफ झुकाव रहता है, इंडिया की तरफ झुकाव रहता है। मायावती चुप है, उन्होंने कह दिया कि 2024 से पहले पत्ते नहीं खोलने, हम नहीं बताने वाले हम कितने पानी में हैं, क्योंकि यहाँ पर वो उम्मीदवार उतारते तो अगर वो नंबर नहीं मिल पाता जो वो चाहती हैं, तो एक मैसेज चले जाता कि भाई बीएसपी तो बहुत वीक है, कमजोर है। तो एक तरीके से इसे आप मानसिक जंग भी कह सकती हैं कि हम तो भाई लड़ाई में हिस्सा ही नहीं लिया हमने। और यूपी की राजनीति में बहुत सारी चीजें जो हैं वो हिडन रहती हैं, आप जज नहीं कर सकते हैं, ये उन्हीं चीजों में से एक है। इसीलिए मैंने कहा कि वोट ट्रांसफर होता है नहीं होता है, वोटर तटस्थ रहता है, नोटा पे जाता है, कहाँ नहीं जाता है, कुछ कह नहीं सकते। पर हाँ, उसी विधानसभा सीट पे सबकी नजर है। 8 सितंबर जब सुबह 8 बजे टीवी खुलेंगे तो उतना ही रोमांच रहेगा सबके मन में, जितना इस चीज को लेके रहता है जब किसी विधानसभा या लोकसभा रिजल्ट आते हैं, बड़े जो चुनाव होते हैं। लेकिन एक सीट में भी रोमांच रहेगा पूरा, और यूपी में जो भी जीतेगा, ढोल तो बजेगा, लड्डू भी बटेंगे, क्योंकि यहाँ पर अघोषित तौर से इंडिया वर्सेस एनडीए एक दूसरे के सामने है। जी, और इस बीच बसपा का स्मार्ट मूव जिसकी हमने अभी अभी बात की, और मुझे लगता है कि ये सीट अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और सबसे इंटरेस्टिंग सीट भी इसे करार दिया जा सकता है, क्योंकि इसके बाद के जो रिजल्ट होंगे वो काफी सारी तस्वीर को साफ करेंगे, खासकर यूपी में साफ करेंगे। अब बिल्कुल इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैंने जैसे बताया इसमें पता लग जाएगा कि ओपी राजभर का कितना रोल रहता है, वो कितना वोट ट्रांसफर करा पाए हैं, कितना उनका वहाँ पे फॉलोइंग है। और अभी इससे कई बार एक सीट से ये भी जजमेंट हो जाता है कि स्टेट की जनता आपसे खुश है कि नहीं है। अब एक सीट से तो हम ये समीकरण बनाने निकले हैं कि देश की जनता खुश है कि नहीं, क्योंकि इंडिया वर्सेस एनडीए का है। तो कुल मिला के गीता हम कंक्लूड कर सकते हैं कि इस एक सीट पे दोनों पार्टियों की प्रतिष्ठा दांव पर है। खुद योगी मैंने जैसे बताया कि वहां पर लीड कर रहे हैं, तो पूरी कोशिश रहेगी दोनों ही पार्टियों की कि दोनों ही धड़ों की कहूं तो इंडिया वर्सेस एनडीए, कि यहां से जीत हासिल करके एक संदेश घोषी के जरिए देश में जाए कि 2024 में क्या होगा। जी, और सर अगर घोसी विधानसभा उपचुनावों को आप कंक्लूड करना चाहेंगे तो क्या कहेंगे? मैं यही कंक्लूड करूंगा कि ये एक घोषित लड़ाई भी है क्योंकि एनडी वर्सेस इंडिया है, पर अघोषित भी है क्योंकि अभी तक मीटिंगें चली रही हैं, सीट शेयरिंग हुई नहीं है। पता नहीं जब सीट शेयरिंग होगी तो ये किसके हिस्से में आएगी, लेकिन जो भी जीतेगा वो यही कहेगा, देखिए हम तो पहले ही कह रहे थे कि हम ही हम हैं, बाकी सब कम है। तो इंतजार करते हैं 8 सितंबर का।
जी, इंतजार करते हैं 8 सितंबर का, जब पता चलेगा ये एनडीए वर्सेस इंडिया की अघोषित लड़ाई क्या कुछ लेकर आती है। क्या रिजल्ट वैसे ही रहेंगे जिसकी कामना की जा रही है। तमाम अपडेट्स के साथ नेशन स्पीक्स हाजिर होता रहेगा। नेशन स्पीक्स के यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।